सीमिंग वेरी एनर्जी। मेरे को लग रहा है सारे बच्चे ऊर्जा से भरे हुए हैं, मॉर्निंग का टाइम है। तो कुदरत ने जो हमें ये मौका दिया है, इसमें हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं साइंस की। और मेरे को ऊपर से ये भी बताया गया कि हमारे स्कूल के ये बेस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं तो वही पढ़ाने के बाद ही यकीन करूंगा कि वाकई बेस्ट हैं, वाकई ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या नहीं। आज पता लगेगा आपको। मेरे से कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, मेरे से पूछे हुए क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। अगर आप सक्सेसफुली जवाब दे पाए तो मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, आप इंटेलिजेंट हो। वरना तो फिर ठप्पा ही लगा हुआ है इंटेलिजेंस। लेट्स सी, आज हमने देखना क्या है। शाबाश सभी बच्चे, एक बार बोर्ड पर मेरे पास देखो। आपकी क्लास है, साइंस के ऊपर लेक्चर है, एंड आई एम धीरज वशिष्ठ। तो बेटे, आज हम एक ओवरव्यू करते हैं प्रेजेंटेशन का कि हमने आज सीखना क्या है। लुक हियर, ये एक डेली लाइफ एक्टिविटी है। आप देखो ना, एक बच्ची अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही है, और उसके मम्मा कपड़े धो रहे हैं, और ये उनको सुखाने के लिए डाल रही है। लेकिन सुखाने से पहले कपड़े में से एक्स्ट्रा वाटर छटक के बाहर कर रही है, और कपड़ा डालेगी यहाँ पर। लेकिन इसमें हमने साइंस की क्या चीज सीखी है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें एक डेली लाइफ की एक्टिविटी देखी। राइट, एक फोटो और देखो। लुक, ये लड़का है, रिंचिंग द क्लॉथ। पूरी जान लगी है इस वाले बच्चे की। और जबकि वो कंफर्टेबली रीच कर रहा है। तो इस चीज से, इस प्रोसेस से हमने साइंस की क्या चीज सीखी, ये भी मैं आपको साइंटिफिक टर्म्स में बताऊंगा। ये भी डेली लाइफ एक्सपीरियंस है। ये देखो, अनदर स्टूडेंट, अनदर बॉय रिंचिंग द क्लॉथ्स, एट द सेम टाइम हिटिंग द क्लॉथ अगेन एंड अगेन ऑन द स्टोन। और इससे गंदगी के, ग्रीस के, डर्ट के, डस्ट के, ये जो गंदे ड्रॉपलेट्स है बाहर जा रहे हैं, पानी के भी जा रहे हैं। तो कैसे कपड़ा साफ हो जाता है? धोबी लोग पुराने ऐसे ही करते थे। अब तो वॉशिंग मशीन आ गई, लेकिन ये साफ हो कैसे जाता है? इस साइंस के टर्म्स में इसको समझाओ तो मैं बताऊंगा आपको। एक ये चीज देखो, एंड द बॉय इज एंजॉयिंग द सनी डे इन द बोट। है, चप्पू से किश्ती चला रहा है, नोइंग कर रहा है, कैनोइंग, एंड ही इज क्वाइट हैप्पी। राइट। सो आप लोग भी जब बढ़िया कैरियर बना लोगे, अच्छा अर्न करना कर लोगे, तो यू विल बी गोइंग एट योर इंडिपेंडेंट लेवल। अभी तो पेरेंट्स के साथ जाते हो, फिर कल को जब आप अच्छा कमाओगे, कैरियर बना लोगे अच्छा पढ़ के, तो माँ बाप को भी कोई इतराज नहीं होएगा कि बच्चा गया तो एंजॉय करने गया। वेरी नाइस। तो इसमें हमने साइंस की क्या चीज सीखी, वो मैं सिखाऊंगा आपको। और ये देखो, ये बॉक्स को धक्का मार रहा है। राइट। तो इसको धक्का मारना ही क्यों पड़ता है? हल्के से पुश से क्यों नहीं बॉक्स आके चला जाता? और फिर क्या जब ये एक बार धक्का लग जाता है, उतना ही फोर्स लगाता है बाद में, या कम लगाता है? अगर कम या ज्यादा लगाता है, तो क्यों फर्क पड़ जाता है फोर्स में, उसको हम सीखेंगे। ये देखो बेटे, आर्मी का यूनिट देखो आप। हमारा सोल्जर बैठा है टैंक के ऊपर। राइट। और ये फायर कर रहा है। तो इससे हमने साइंस की क्या चीज सीखी, ये मैं टैंक की मदद से, आर्मी की मदद से, इन बच्चे को डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी इलुस्ट्रेशन रहेगी। एयरफोर्स में जाना है जिसने, फिर कुछ ग्राफ समझाऊंगा अगर वक्त बचा, मोशन से लिंक। ठीक है। तो आज जरूर, मेरे को उम्मीद है आपको ये सारी चीजें साइंस की टर्म्स में समझने में अच्छी लगेंगी। शाबाश। अब एक चीज दूसरे से हाईली इंटरलिंक्ड है, सो यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड। नंबर वन, ये जो चीज है मैं इसको सिखाने लगा हूं, पर उससे पहले साइड पर देखो टीचर क्या लिख रहा है। टीचर लिख रहा है बेटे, यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है, इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। INERTIA, इनर्शिया। ये इंग्लिश का वर्ड जो बनाया है इन्होंने, साइंस वालों ने बनाया है, ये इंग्लिश के वर्ड इनर्ट से लिया गया है। इनर्ट।
आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, जो सुस्त हैं, जो जैसी हैं वैसी रहना चाहती हैं, बस वहीं से हमने ये प्रॉपर्टी बना ली। अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को कायम रखती है, बच्चा कहता है सर नहीं समझ आया, तो मैं उसको ये एक इलुस्ट्रेशन दे रहा हूं। देखो, ध्यान से देखो, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉडी है, राइट। प्रेजेंटली ये क्या है, रेस्ट पर है। इसकी ये प्रॉपर्टी कि ये अपने आप को रेस्ट पे ही रखना चाहती है, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। और अगर ये ऑलरेडी मोशन में थी, ऑलरेडी मोशन में, और अपने को मोशन में ही रखना चाहती है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। अगर ये ऑलरेडी मोशन में है, मान लो इसके अंदर इंजन वगैरह लगा हुआ है, वो ऑलरेडी मोशन में है, और उसको हम रोकना भी चाहें, पर फिर भी वो अपने आप को मोशन में रखने की कोशिश करती है, उसकी इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कायम रखने की जो जिद करती है, उस जिद का गुण, उस जिद वाले गुण को हम साइंस में इनर्शिया बोलते हैं। क्या ये बॉडी अपने आप को हमेशा रेस्ट पे रखने में कामयाब हो जाएगी? नो, ये मजबूर कर दी जाएगी मोशन में आने के लिए। कब? जब इसके ऊपर बाहर से, देखो मेरी फिंगर लगा रही है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगे, और वो भी सफिशिएंट डायरेक्शन, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे मान लो इसको धकेलने में 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो मेरे द्वारा कितना फोर्स लगाया जाना जरूरी है? कम से कम 10 न्यूटन। 15 से भी मूव करेगी। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करूं कि बेटे अगर ये 10 न्यूटन से फोर्स से मूव करती है, तो क्या मैं इसके ऊपर 30 न्यूटन लगा दूं, 33 टाइम्स लार्जर, तो मूव करेगी? तो 90% बच्चे कहते हैं यस करेगी। नॉट अप्रोप्रिएट। हो सकता है पहली बार 10 न्यूटन मैंने ऐसे लगाया हो फोर्स, एंड आई वाज सक्सेसफुल टू मूव इट, लेकिन अगली बार 30 न्यूटन मैंने ऐसे लगाया, 30 न्यूटन, is it moving? Not moving. So that means not only the sufficient minimum level of force is required, but also the direction of application of the force is required. यही 30 न्यूटन, instead of applying in this direction, had it been applied in this particular direction, तो body have moved with much faster velocity. So इसका मतलब बॉडी को मूव करवाने के लिए, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए, उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर विन ओवर करने के लिए, हमारे द्वारा जो बाहरी फोर्स है, ना केवल वो एक सर्टन लेवल के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, बल्कि उसके लगाने की दिशा भी सही होनी चाहिए। ओके। इसी तरह से अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, हमने उसको रोकना है, तो ना केवल वो फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए रोकने के लिए, बल्कि रोकने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो इन सारी बातों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा, ध्यान से सुनना, अब मैं इंग्लिश में बोलने लगा हूं। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ विच it tries its best to retain its state, स्टेट की ब्रैकेट में स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, टू रिटेन, रिटेन मैंने कायम रखना, टू रिटेन इट्स स्टेट, कब तक? अनलेस एंड अनटिल बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स of certain minimum level and in appropriate direction, the body is compelled to change its state. जब तक के बाहरी फोर्स सही मात्रा में या उस सही कम से कम मात्रा में या उससे ज्यादा से बॉडी पे लग के उसको मजबूर ना कर दे कि वो अपनी स्टेट चेंज कर दे। एक और लैंग्वेज सुनो फिर से।
Inertia is that property of the body because of which the body tries to retain its state unless and until the external force of sufficient certain minimum level and in appropriate direction is applied on the body, and that force makes the body helpless to change body state. रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट। जिन बच्चों को ये इनर्शिया का डेफिनेशन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड रेस्पॉन्स भाई, वाकई इंटेलिजेंट लग रहे हैं, एक भी बच्चे का हाथ डाउन नहीं है। नाइस। अभी जो मैंने आपको सारी बात बताई उसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था न्यूटन, और उसने 3 खास बातें बताई। उनमें से पहली बात मैंने आपको समझाई, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस लॉ को इस फोटो पे कैसे अप्लाई करें, देखो ध्यान से। इस बच्चे ने ऐसे कपड़े को जर्क दिया, जब तक इस बच्चे ने कपड़े को जर्क नहीं दिया, ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ था, देखो ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ था। तो ये गीला कपड़ा है, पानी की बूंदे भी रेस्ट पर है और कपड़ा भी रेस्ट पर है, तो दोनों ही अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी। अब इस बच्चे ने झटक दिया, झटक दिया तो कपड़ा मोशन में आ गया, लेकिन वो गिरता नहीं है, हाथ से, हाथ की ग्रिप में है। पर पानी की बूंदें अभी भी अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करती हैं, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी से। तो दोनों चीजों में मिसमैचिंग होगी, किसमें? पानी की बूंदों में और गीले कपड़े में। कपड़े और बूंदों में मिसमैचिंग होगी, उनको अलग अलग होना ही पड़ेगा, क्यों? पानी की बूंदें तो अपने आप को अभी भी रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, जबकि कपड़ा मजबूर हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय दिस गर्ल टू कम इनटू मोशन। रेस्टेड कपड़ा सफिशिएंट अप्लाइड फोर्स लगाने से मोशन में आ गया, लेकिन पानी की बूंदें अभी भी अपने आप को रेस्ट में रहने की कोशिश में आती हैं और रखती हैं, तो लेकिन कपड़ा जल्दी निकल जाता है मोशन में। दोनों चीजों जो आपस में एक दूसरे में सिमटी हुई थी उसमें मिसमैचिंग होगी, इसलिए वाटर की ड्रॉपलेट्स को कपड़े से अलग होना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट लैंग्वेज बताऊं तो कहेंगे पानी की बूंदों की ये कोशिश ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उनको मजबूर कर देती है कपड़े से अलग होने के लिए। जिन बच्चों को ये लॉ इस सिचुएशन पे लगाना आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, और उनको लगता है हम पेपर में लिख देंगे, जो पेपर में इसको लिख देंगे। देखो सिर्फ एक गर्ल का हाथ नहीं खड़ा क्लास में, बाकी सभी का खड़ा। थैंक यू बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ बेटे आपको, एक चीज और। कौन सी? कभी कभी आपसे ना पेपर में वो अनर्शिया की टाइप्स पूछ लेता है। देखो बेटे ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, क्या पूछता है आपसे? इनर्शिया की टाइप्स, इनर्शिया टाइप्स। तो आपने इसकी 3 टाइप्स बोलनी, 3 टाइप: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये दोनों तो मैं आपको समझा चुका हूँ, रेस्ट और मोशन वाली, इसके साथ समझाया था आपको मैंने, राइट। अब मैं मोशन की समझाता हूँ। मान लो एक तीर अंदाज है, वो अपने कमान के ऊपर तीर को रखता है, यानी अपने बो के ऊपर एरो को टिकाता है और ऐसे शूट स्ट्रेच करके स्ट्रिंग को छोड़ देता है।
तो उसका तीर ऐसे मान लो एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करता हुआ उसके इस गुण को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंग्लिश में बोलो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इनटू मोशन सच दैट इट tries to retain its same direction of motion। सेम। अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। कब तक कायम रहेगा इसका गुण? जब तक इससे एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसने इसकी दिशा ही चेंज कर दी। अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी कंपेल्स द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। जब तक के बाहर से लगा हुआ फोर्स इस बॉडी को मजबूर ना कर दे कि वो अपने मोशन की दिशा चेंज ना कर दे। मोशन इधर हो रहा था पर्टिकुलर दिशा में और एक्सटर्नल फोर्स लगा, चेंज होगी। जब तक सफिशिएंट लेवल का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक ये अपनी दिशा सेम रखेगी। जैसे एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, अब एरोप्लेन पर्टिकुलर दिशा में कांस्टेंट डायरेक्शन से जा रहा है। मान लो उस एरोप्लेन से छोटी सी बटरफ्लाई टकरा जाती है, बटरफ्लाई, तो क्या एरोप्लेन की दिशा चेंज हो जाएगी? नो, क्योंकि बटरफ्लाई के द्वारा जो कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, वो एरोप्लेन की दिशा को चेंज करने में सफिशिएंट नहीं था। लेकिन मान लो ये एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा था, उससे बड़ी तेजी से आता हुआ एक बड़े साइज का बाज टकरा गया। बाज, तो बाज पावरफुल वर्ड पक्षी है, तो उसने देखा कि जहाज को भी उसने डामाडोल करके इधर को मोड़ दिया। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट लग गया। तो शॉर्ट में, हिंदी में, एक गतिमान वस्तु एक पर्टिकुलर एक खास दिशा में अपनी गति को कायम रखती है जब तक कि उसको मजबूर ना कर दिया जाए कि वो अपने मोशन की गति को चेंज कर दे। इंग्लिश में, a body due to inertia of direction property tries its best to retain the same direction of motion unless and until it is compelled to change the direction of motion। जिन बच्चों को इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ आ गया, टीचर को फीडबैक देनी होगी बाय रेजिंग योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस रेस्पॉन्स। पीछे मुड़ के देखो अपनी क्लास को, अच्छा लगेगा आपको, सभी बच्चों का हाथ खड़ा। ओके, तो हमने ये भी पढ़ लिया बेटे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, यहां पर मैं इस चीज से क्या सिखाऊंगा आपको, उसको सिखाने से पहले इधर आ जाओ। ध्यान से सुनना बेटे। इसके लिए मैं अपने बच्चों को साइड पे ले जाता हूं और यहां पर कुछ समझाऊंगा। देखो बेटे, मैं अपने बच्चों को कुछ समझाने लगा हूं, ध्यान से सुनो। और अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझ लेंगे उसकी मदद से। ध्यान से सुना। मान लीजिए एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, तो आप अपने माइंड से समझ सकते हो, कार चल रही है, एक कार चल रही है स्ट्रेट लाइन में, और उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर करा टी टाइम के अंदर अंदर, इन टाइम टी। तो एस को टी से डिवाइड कर दो, ये उसकी शुरुआती वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। बच्चा कहता है मेरे को नहीं समझ आया सर, एग्जांपल से बताओ। लो, मान लो इस कार ने 20 मीटर कवर करा और ऐसे करने में उसको 2 सेकंड लग गए। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया हमने, तो ये जो आंसर आएगा ना 10 मीटर पर सेकंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। एग्जाम्पल भी बता दिया। अब क्या हुआ,
इस कार के अंदर इंजन के द्वारा इसको तेज किया गया। तो कुछ देर बाद, मान लो आफ्टर द गैप ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद नोट किया गया, इतनी टाइम ड्यूरेशन के बाद नोट किया गया कि अब ये कार एस डैश डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी इन टाइम टी डैश। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एस डैश अपॉन टी डैश होगी। फाइनल फाइनल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, टर्मिनल। एक बच्चा कहता है सर एग्जांपल एग्जांपल से बताओ। मान लीजिए ये एस डिस्प्लेसमेंट है अब 20 मीटर में 30 लगा लो, 30 मीटर, और टाइम लग गया है 2 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये ज्यादा होगी वेलोसिटी बेटे, 15 मीटर पर सेकेंड पहले के वेलोसिटी के मुकाबले ज्यादा होगी। पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 15। और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी कार, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये वेलोसिटी का चेंज आया। तो मैं अपने बच्चों को बोलूं बेटे, डेल्टा वी के ट्रायंगल के साइन को डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। बच्चा बोलेगा सर चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कहा आया कितना, सर 15 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और आंसर आया सर 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी टाइम ड्यूरेशन में आया। सर आपने ही तो बताया था टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड लग गया सर, 5 सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी को बाय टाइम टेकन से डिवाइड कर दो। सर यू मीन टू से ऐसे कर दें, इसको यहां पुट कर दें, इसको यहां पुट कर दें, बिल्कुल सही। सर आपका मतलब 5 को 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1। हाँ जी। तो अब याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी कोई टाइम से डिवाइड हो चीज तो रेट वर्ड लगता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वर्ड को बेटे, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में थी, नीचे हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनो। मैंने कार के ड्राइवर से पूछा तुम्हारी कार का भार कितना है, कहता है 150 किलो। अब ध्यान से सुनो, न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि कार का जो भार होता है वो यहां लिख लो, कार में कितना एक्सेलरेशन आया वो यहां लिख लो, जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी उतना उस कार के इंजन ने उस कार को तेज करने के लिए फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। क्लियर। यानी बच्चा कहेगा सर मैं 150 को यहाँ पुट कर दूं और एक्सेलरेशन हमारा 1 आया था यहाँ पुट कर दूं, तो आपका मतलब 150 न्यूटन फोर्स लगाया कार के इंजन ने। आंसर इज यस। और ये जो मैंने आपको ये बॉक्स में फार्मूला लिखा, इसको न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ, कि फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एक बार क्रॉस चेक करो, टीचर ने अपने बच्चों को क्या सिखाया। टीचर ने पहले इनिशियल वेलोसिटी बताई, नंबर 1। टीचर ने बोला इतनी टाइम ड्यूरेशन लगने के बाद, नंबर 2। फाइनल वेलोसिटी इतनी लगी, नंबर 3। टीचर ने अपने बच्चों को चेंज इन वेलोसिटी सिखाया, नंबर 4। टीचर ने अपने बच्चों को एक्सेलरेशन सिखाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करते हुए, नंबर 5। टीचर ने ये फार्मूला सॉल्व करते उनको फोर्स निकालना सिखाया, नंबर 6। अगर ये सारे लूप आपको समझ आ गए हैं तो इसका मतलब फोर्स, आपको ये न्यूटन का सेकंड लॉ समझ आ गया। कितने बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। देखूं तो रेस्पॉन्स, कितने बच्चों का हाथ डाउन है। वेरी गुड, शाबाश, एवरीबॉडी रेज्ड दी हैंड।
तो इसको समझने के बाद अब हम बेटे वापिस चलते हैं हमारे उस पे। देखो, अब इस लड़के ने, यहाँ देखो, इस लड़के ने कम फोर्स लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसने ज्यादा लगाया। एक बात और सुनना है, कभी कभी बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं, सर फोर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे बताओगे, फोर्स के कॉन्सेप्ट को इटसेल्फ। वो तो आपने हमें फोर्स को निकालना सिखाया, लेकिन फोर्स का कॉन्सेप्ट खुद से कैसे सीखेंगे। ध्यान से सुनना। पहली बात मैं उस बच्चे को बोलूंगा, फोर्स के सिंबल को कैपिटल एफ से लिखते हैं, उसके ऊपर एरो भी लगाते हैं। सर एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन होने की वजह से एरो लगाना पड़ता है। सर एग्जांपल से बताओ। सुनो, अगर मैं बोलूं 20 न्यूटन इज द अप्लाइड फोर्स इन वर्टिकली अप डायरेक्शन, तो जो 20 न्यूटन बोल रहा है टीचर, वो तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जो टीचर बोल रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वो क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लो, 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट आपको पता है ना, ऐसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट। 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स ईस्ट, तो 10 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और टुवर्ड्स ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास ये दोनों गुण होते हैं उनको वेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर्स। यानी फोर्स भी एक वेक्टर की एग्जांपल है, इसीलिए तो इसके ऊपर एरो लगाना पड़ता है। वर्ल्ड वाइड साइंटिस्टों ने बोला इसको ऐसे लिखना है प्रॉपर नोटेशन में। दूसरी बात, अब टीचर बोलता है 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, इसका मतलब है फोर्स को मेजर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज ने एक यूनिट को अडॉप्ट करने के लिए रजामंदी दिखाई, और उस एसआई यूनिट का मतलब होता है, कौन सी सिलेक्ट करी? न्यूटन। न्यूटन। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच लैंग्वेज में। इंग्लिश में बोलेंगे एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चा एक पूछता है, सर वेट वेट वेट, न्यूटन तो एक साइंटिस्ट नहीं था? बिल्कुल, उसी साइंटिस्ट के नाम को सदियों सदियों तक याद रखा जाए, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की यूनिट न्यूटन बना दिया। सर 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 आपने एक गलती कर दी बोर्ड पर। क्या? सर न्यूटन का एन कैपिटल होना चाहिए। नहीं बेटे, जब साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो न्यूटन का एन कैपिटल लिखना है, जब यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो न्यूटन का एन स्मॉल लेटर में लिखना है। ये नियम है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया जाए, स्पेलिंग वही रहेंगे न्यूटन। ओके सर, अभी तो आपने ये इंट्रोडक्शन दी, लेकिन हमने तो आपसे पूछा था फोर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। वो बात तो बीच में ही रह गई। आपने तो उसके गुण बता दिए, उसकी दिशा, मैग्नीट्यूड, यूनिट यूनिट बता दिया आपने तो। होता क्या है सर फोर्स, डिफाइन करके बताओ। सुनो, फोर्स को बताता हूँ। देखो बेटे, मेरे पास ये एक बॉडी है, रेस्ट पर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये मोशन में अभी नहीं आई, पर बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश कराई जा रही है, फिर मोशन में आ भी गई। तो इसका मतलब, ध्यान से सुना, फोर्स एक ऐसा कार्य करता है, ऐसा एजेंट है जो रुकी हुई बॉडी को मोशन में ले आता है या लाने की कोशिश करता है। उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसके अपोजिट साइड पर लगा के फोर्स या इसको रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा। एक बात और भी याद रखनी है। कौन सी? कौन सी? ये देखो, मेरे पास किसी बॉडी की ये नेचुरल शेप है,
ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। फोर्स एक ऐसा पैरामीटर है जो इसके ऊपर जब लगेगा इसकी नेचुरल शेप को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। ये देखो, ये चेंज होगी इसकी शेप। फोर्स एक ऐसा कार्य करता है जिसने इसकी शेप चेंज कर दी। और हो सकता है मैं इसको दबाता हार्ड चीज को, तो इसकी मैं दबाया चेंज नहीं हो रही शेप। इसका मतलब कार्यकर्ता चेंज करने की शेप कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश। अब इन सारी बातों को सिंगल सेंटेंस में लिखना है, तो वो फोर्स की डेफिनेशन बनेगी। सुनो क्या बनेगी, धीरे धीरे बोल रहा हूं, पेपर में लिखने लायक लैंग्वेज। फोर्स इज दैट एजेंट which when applied on the body, number one, sets the rested body into motion or tries to do that. Second point, stops the already in motion body or tries to stop that. Third point, changes the shape of the body or tends to change the shape of the body. Tends, TENDS, tends या tries लिख दो, उसका मतलब है कोशिश करना। जिन बच्चों को फोर्स का डेफिनेशन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अब मैं देखता हूं, एकदम से आपने जवाब देना है बेटे, एकदम से। जितना हमने पढ़ा मैं दो चार बातें पूछ के देखता हूं। नंबर वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है? आंसर आना चाहिए सर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सर अगर इसमें डायरेक्शन का गुण ना होता, अकेला मैग्नीट्यूड होता, तो हम इसको स्केलर कहते, स्केलर। पर इसके पास दोनों है, इसलिए वेक्टर बोले। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? न्यूटन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इनर्शिया? वेरी गुड। अब देखो बेटे, क्लास में इतनी भरी भरी आवाज आ रही है सारी तरफ से, दैट मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी मच अटेंटिव। बहुत बढ़िया ब्रेन दिया कुदरत ने आपको, शाबाश। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अब देखो आगे, ये ये देखो इधर, ये पानी की बूंदें अलग क्यों होगी, मैल की बूंदें? ध्यान से सुनना, ये कपड़ा जब ऐसे आता है ऐसे, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन से अपने मोशन को कायम रखने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर उसको रोक देता है, क्योंकि पत्थर के द्वारा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स सफिशिएंट है कपड़े के मोशन को रोकने के लिए। कपड़े को तो रोशन रोक दिया, पर उसकी पानी की बूंदें अभी भी मोशन में रहने की कोशिश करती हैं। साइंस की लैंग्वेज आनी चाहिए पेपर में, तभी मार्क्स आएंगे। क्यों कोशिश करती है पानी की बूंदी अभी भी मोशन में रहने के लिए? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो ये ऐसे है, मोशन में है, देखो मोशन में है, तो मोशन में है, जिसके साथ मोशन में है, कपड़े के साथ मोशन में है, कपड़ा खुद तो रेस्ट में आ गया, तो बूंदे मोशन में रहने की कोशिश करती हैं, तो ड्यू टू मिसमैचिंग होगी दोनों में, अलग अलग होना पड़ेगा, अपना अपना रास्ता मापना पड़ेगा। ठीक है, यही गलती कर देते हैं। कैसे? लोग जब बस, देखो, लोग जब बस से उतरते हैं ना, ऐसे देखो ये बस जा रही है, तो बंदा इसकी चलती बस से उतरना चाहता है जब धीरे हो रही होती है, और वो नीचे पैर रख देता है। अब नीचे रख देता है, उसकी बॉडी खुद तो मोशन में थी बस के साथ, तो बॉडी तो अभी भी मोशन में रहने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जो सड़क से टच करके पैर, वो तो रेस्ट पे आने की कोशिश करने लग गए। बॉडी नीचे वाली रेस्ट पे, ऊपर वाली बॉडी सिर आ गया मोशन में, तो मिसमैचिंग होगी, लड़के का सिर लगता है जमीन पर। अब जेंट्स लोग ज्यादा जाते हैं घर से बाहर, उनको डेली लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बस में उतर से सार
बस की दिशा में थोड़ा थोड़ा भागते हैं, खुद से बच जाते हैं। लेकिन लेडी को एक दिन मैंने गिरते हुए देखा था। वो बस से उतरी और भूल गई कि मैं बस से उतर रही हूँ। बस का इधर को जा रही थी, इधर को उतरी, इधर को जाने लगी। अपर बॉडी तो पहले ही मोशन में है, उसके अगेंस्ट जाने लगी। अपर बॉडी उसकी इधर को जाने की कोशिश कर रही है, पर लोअर बॉडी रेस्ट पे आ गई या अपोजिट दिशा में चलने लगी। मिस मैचिंग होगी और लेडी का सिर लगा जमीन पे, वहीं पर खूनो खून। पटियाला की बात है ये, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बस से, चलती बस से उतरना नहीं चाहिए जेंट्स को भी। हो सकता है नीचे केले का छिलका पड़ा हो जहां पैर रखते हो, और अगर उतरना भी पड़े मजबूरी में, तो जिस दिशा में बस जा रही है उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा भागना चाहिए पहले, ताकि हम लोअर बॉडी को भी मोशन में लाएं, सारी बॉडी का एक ही सिस्टम बन जाए, मिसमैचिंग ना हो। आगे देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ समझेंगे बेटे। इस लड़के ने इस चप्पू के साथ पानी को बैकवर्ड फोर्स लगाया, रेड एरो से दिखा रखा है। इस फोर्स को बोलेंगे एक्शन फोर्स। लेकिन इस पानी ने इस बॉय प्लस बोट की सिंगल यूनिट को फॉरवर्ड फोर्स लगा दिया, जिसको येलो एरो से शो कर रखा है, रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस, रेड और येलो, आपस में अपोजिट होते हैं और बराबर के होते हैं। इसीलिए न्यूटन के थर्ड लॉ की डेफिनेशन बनी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस। इसको ऐसे लिखते हैं, वैसे अगर लिखने में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये हो गया एक्शन फोर्स और ये हो गया रिएक्शन फोर्स। दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों अपोजिट भी हैं बेटे। क्योंकि ये अपोजिट है तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक बच्चा कहता, सर अगर ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो इन दोनों को कैंसिल नहीं कर देना चाहिए आपस में? ना किश्ती मूव करनी चाहिए ना पानी मूव करना चाहिए। मैंने कहा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम भूल गए। ध्यान से सुनो, ये मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैंने इधर से फोर्स लगाया एक 10 न्यूटन का, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से लगा दिया दो, वो भी 10 न्यूटन का, तो ये बॉडी फोर्सेस लगने के बावजूद भी रेस्ट पर है, बैलेंस्ड फोर्स हो गए, और इन दोनों फोर्सेस ने कैंसिल कर दिया। पर ये तभी कैंसिल कर पाए क्योंकि दोनों फोर्सेस सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तभी कैंसिल करते हैं अगर वो एक ही बॉडी पर एक्ट करें। यहाँ पर एक्शन तो लग रहा है पानी के ऊपर और रिएक्शन लग रहा है किश्ती प्लस बॉय की सिंगल यूनिट के ऊपर। ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद भी नेवर कैंसल ईच अदर, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसीलिए वो कैंसिल नहीं कर पाते। ओके, अब थोड़ा सा और देख लो जल्दी से। ये देखो बेटे, इधर ये लड़के ने इधर फोर्स लगाया ब्लू कलर का, अप्लाइड फोर्स, और बॉक्से और जमीन के बीच में एक ग्रिप वाला फोर्स होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, रेड एरो। तो एक्शन हो गया ब्लू, रिएक्शन हो गया रेड। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये न्यूटन के थर्ड लॉ की इलुस्ट्रेशन हुई। ओके, एक बच्चा कहता है सर ये कब होगा, जब ये बॉक्स रुका हुआ होगा या ये मोशन में होएगा? दोनों ही केसेस में ये सही होएगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सर लेकिन फर्क, कुछ तो फर्क होएगा। यस, एक फर्क होएगा, जब तक ये बॉक्स रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा आएगा।
लेकिन एक बार ये मोशन में सेट हो गया तो आपको पता है कम फोर्स लगाना पड़ेगा फिर। तो सेट हो गया, जैसे बस बस कभी स्टार्ट होने से रुक जाए तो 15 लोग उसको मिलकर धक्का मारते हैं। एक बार वो चल पड़ी तो 10 लोग भी मार देंगे। ठीक है। तो जब एक बार मोशन में सेट हो गया तो अप्लाइड फोर्स भी कम हो जाएगा, अकॉर्डिंगली रिएक्शन भी कम हो जाएगा, और रहेंगे ये इक्वल एंड अपोजिट। ओके। ये थी न्यूटन थर्ड लॉ पे इलुस्ट्रेशन। ये देखो हमारा सोल्जर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ता हुआ बेटे ये, इसकी अच्छी ग्रिप बने रेते के ऊपर, इसलिए इसकी चेन बड़ी खुरदरी बनाई होती है ना, जिगजैग। और अब देखो ये यहाँ पर जाके इसने एनिमी का सोल्जर्स देखा और उसको ये शूट करना चाहता है। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल ये खड़ा हुआ है, आगे आगे बढ़ना इसने शुरू कर दिया, राइट। तो आगे लग जाने के लिए उसका इंजन ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, लेकिन रेत के साथ इसको रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब देखो इसने फायर करा, जैसे ही इसने फायर करा ये एक्शन फोर्स से एक्शन लगाया गया बुलेट के ऊपर, ये मजल जा रहा है उधर, राइट। लेकिन जाती हुई बुलेट या मजल इसके ऊपर बैकवर्ड रिएक्शन लगाएगी, रिक्वायल वेलोसिटी देने की कोशिश करेगी। तो अगर हमारा सोल्जर ऐसे पीछे को हो गया, मान लो टैंक पीछे को हो गया, उसकी गन का निशाना इधर उधर हिल गया तो अपने ही सोल्जर के लग जाएगी गोली, पर उसके रिएक्शन होएगा जरूर। उस रिएक्शन के अगेंस्ट उसको नलीफाई करने के लिए हमने इसमें नीचे चेन सिस्टम बनाया होता है, ताकि ज्यादा फ्रिक्शन हो, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा भी लगे तो भी टैंक हिल चाहे जाए पर बैकवर्ड जाए ही ना, स्टेडी रहे, और हमारा सोल्जर चाइना या पाकिस्तान के सोल्जर्स को किल करता रहे। अब देखो इसमें भी यही दिखा रहा है, और अपनी परफॉर्मेंस के बाद अपने ऑफिसर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बता रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ये देखो न्यूटन का सेकंड लॉ फिर से उसने लिख दिया, वही जो मैंने आपको समझाया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किलोग्राम में पुट करना है, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और फोर्स को न्यूटन में पुट करना है। और सुनो, अगर 1 kg इसको, ओहो, इसको भी 1 पुट करो, इसको भी, अगर 1 किलो की बॉडी के ऊपर फोर्स लगा और उसने उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने में कामयाब हो गया तो वो फोर्स गारंटीड तौर पर 1 न्यूटन होगा। देखो इसको भी 1 पुट करो, 1 पुट करो। द फोर्स विल बी ऑफ 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड इफ व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ 1 kg is able to generate an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी। तो वो मैंने जो अभी अभी बोली वो 1 न्यूटन की डेफिनेशन है। और लास्ट में मैंने ये ग्राफ करवाने थे आपको मोशन पे लिंक्ड, जो कि पीरियड की एक्सपायरी होने की वजह से नहीं हो सके, इसको अगली बार करेंगे। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, प्लीज वेव योर हैंड वंस लाइक दिस, लाइक दिस। थैंक यू बेटे।